नमस्कार साथियों, आज हम लोग ब्रिटेन के संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे और ब्रिटेन के संविधान के ऊपर चर्चा करने में प्रायः हम लोगों को कुछ शब्दों से जूझना पड़ता है और वो शब्द हैं कि कभी हम उसे इंग्लैंड का संविधान कहते हैं, कभी हम उसे ब्रिटेन का संविधान कहते हैं, कभी हम उसे ग्रेट ब्रिटेन का संविधान कहते हैं और कभी हम उसे यूनाइटेड किंगडम का संविधान कहते हैं। तो क्या ये चार शब्दावलियां जो हम प्रयोग करते हैं, वास्तव में ये चार शब्दावलियां ये कुछ अलग अलग देशों को व्यक्त करती हैं या एक ही देश के का चार राज्यों को व्यक्त करती हैं या एक ही देश के चार क्षेत्रों को व्यक्त करती हैं? क्योंकि इंग्लैंड का जब संविधान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मैप में, कि हम जब इंग्लैंड की बात करते हैं या हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो हमें चार क्षेत्रों के दर्शन हो रहे हैं। रेड में आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड लिखा हुआ है, वो इंग्लैंड का मेन लैंड है। उसी के बगल में आप देख सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी साइड में आपको वेल्स दिखाई दे रहा है जो हल्के से ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, और उत्तरी भाग में इंग्लैंड के उत्तर में आपको स्कॉटलैंड दिखाई दे रहा है, और वहीं पश्चिम में आपको आयरलैंड दिखाई दे रहा है जिसमें दो क्षेत्र हैं, उत्तरी आयरलैंड और मुख्य आयरलैंड। तो इस प्रकार से जिसको हम आज यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ज़्यादातर हमारे सिलेबस में यूनाइटेड किंगडम शब्द का प्रयोग होता है, तो यूनाइटेड किंगडम को समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान और यूनाइटेड किंगडम, ये चार जो हम शब्दावलियाँ इंग्लैंड के संविधान के संदर्भ में यूज़ करते हैं, ये क्यों करते हैं और इसका क्या रहस्य है, इसके ऐतिहासिक कारण क्या है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार एक बार फिर। और हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान के बारे में जो अभी मैप देखा, उसमें हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो इंग्लैंड का जो संविधान हम पढ़ते हैं या ब्रिटेन का संविधान पढ़ते हैं, इनको चार नामों से बुलाया ही क्यों जाता है और इसके चार नामों के पीछे का रहस्य क्या है। क्या ये एक परंपरा है या इसमें कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है? क्या ये जो चारों टर्म्स हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न यूनाइटेड किंगडम, क्या ये इसका कुछ ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिकल इसमें कोई डिफरेंसेस हैं क्या, या ये सब एक ही है और केवल एक परंपरा के रूप में हम इनको कभी भी किसी नाम से बुला सकते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा हमको ब्रिटिश एम्पायर के एवोल्यूशन के पीछे जाना पड़ेगा कि कैसे पूरे इंग्लैंड का जन्म हुआ और इंग्लैंड से शुरुआत होके ये कैसे यूनाइटेड किंगडम तक ये पहुंचा और कब पहुंचा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इन चर्चाओं से, हालांकि ये विषय बहुत छोटा है, लेकिन जो लोग भी ब्रिटेन के संविधान के छात्र हैं उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि ये चारों टर्म्स इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ये चारों क्यों प्रयोग किए जाते हैं और इनमें क्या कोई फ़र्क है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि आज जो शब्दावली प्रयोग होती है यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो जैसा कि हम लोग समझ ही सकते हैं कि जब तक दो कंपोनेंट्स नहीं होंगे तब तक कोई भी यूनियन हो नहीं सकता। इसी प्रकार से जब हम यूनाइटेड शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें वो समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से दो कंपोनेंट्स हैं जो कि यूनाइटेड हैं और जिसको कि हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो वास्तव में जो यूके का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड किंगडम का जो फुल फॉर्म है, वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये नाम हमें याद रखना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और जिस चीज़ को आज हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वास्तव में उसमें जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि चार क्षेत्र जिनको इंग्लैंड में कंट्रीज भी कहा जाता है, चार कंट्रीज उसमें सम्मिलित हैं। एक सॉवरेन स्टेट में चार कंट्रीज सम्मिलित हैं, जो वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चार क्षेत्र उसमें सम्मिलित हैं। और ये चीज़ हमें विशेष रूप से इसलिए ध्यान देनी है क्योंकि इसमें समय समय पर क्षेत्रों का जुड़ाव होता गया है। इंग्लैंड में किस तरीके से क्षेत्रों का जुड़ाव हुआ है और कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर में परिवर्तन हुआ है, आइए देखते हैं। आपने यूरोप का मैप देखा होगा और यूरोप के मैप में आपने ज़रूर देखा होगा
कि यूरोप में एक मेनलैंड है जिसमें कि तमाम कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन और नाना प्रकार के करीब 40 के आसपास के देश हैं। और इंग्लैंड जो है उससे सेपरेट है ब्रिटिश चैनल के द्वारा, और ब्रिटिश चैनल एक 21 किलोमीटर लॉन्ग एक चैनल है, पानी का एक स्थल है, चैनल है, जिसमें कि इंग्लिश चैनल कहते हैं या उसको ब्रिटिश चैनल कहते हैं, जिससे कि वो मेन लैंड से सेपरेटेड है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए देखते हैं, इसके ऐतिहासिक तथ्य में चलते हैं कि इंग्लैंड की अगर हम शुरुआत करें, जैसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हम बात करते हैं कि हजारों साल पुरानी है, उसी प्रकार से इंग्लैंड का अगर विकास की बात करें तो इंग्लैंड को 5वीं शताब्दी से हम उसका उद्भव देख सकते हैं। और जबकि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, और रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ 5वीं शताब्दी में, तो 5वीं शताब्दी में रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के कारण जो सेटलर्स थे जर्मनी से आके वहाँ पे बहुत सारे बसे, और संत ऑगस्टीन का आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकल थिंकर के रूप में इसको हम पढ़ते भी हैं। संत ऑगस्टीन ने 6वीं शताब्दी में 597 में, एक टू बी एग्जैक्ट, एक प्रकार से इंग्लैंड में उनका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। पूरा इंग्लैंड जो है क्रिश्चियन नेशन एक प्रकार से बन गया। तो आइए देखते हैं कि कब कौन सा क्षेत्र इंग्लैंड में जुड़ता चला गया ऑफिशियली, और कैसे कैसे नाम बदलते चले गए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेल्स का इंग्लैंड से जुड़ा हुआ 1536 में और 1542 में, अर्थात वेल्स जो क्षेत्र था इंग्लैंड के, जिसको कि हमने देखा कि इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में है, वेल्स छोटा सा एक क्षेत्र है, उसको 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मर्ज कर दिया गया। और जब इंग्लैंड में ऑफिशियली उसका यूनियन हो गया तो इंग्लैंड का नाम ब्रिटेन पड़ा। तो आप टेक्निकली ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड प्लस वेल्स इज इक्वल टू ब्रिटेन, अर्थात इंग्लैंड में जब वेल्स जुड़ गया तो उसका नाम क्या पड़ा? ब्रिटेन पड़ा। अब ये चलता रहा, ब्रिटेन आगे चलता रहा, और फिर 1707 में, अर्थात लगभग आप देख रहे हैं कि 150-200 वर्षों के बाद, स्कॉटलैंड जो हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी क्षेत्र में इंग्लैंड के है, उस स्कॉटलैंड के साथ एक संधि हुई और स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड में मिला लिया गया। तो 1707 से जो ब्रिटेन का जो क्षेत्र था, जो जिसमें इंग्लैंड और वेल्स थे, तो ब्रिटेन में स्कॉटलैंड को मिला लिया गया ऑफिशियली 1707 में। लिहाजा 1707 से ग्रेट ब्रिटेन का नाम ग्रेट ब्रिटेन पड़ गया, और क्योंकि उसमें और ज़्यादा भूभाग मिल गया, उसमें स्कॉटलैंड का भी क्षेत्र मिल गया। तो पहली डेट हम याद रखेंगे 1536, 1536 जिसमें कि ब्रिटेन बना। दूसरी तिथि हम याद रखेंगे 1707 अर्थात 1707 जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन बना। और ये ग्रेट ब्रिटेन 100 साल के बाद इसमें आयरलैंड जुड़ा। आयरलैंड एक अलग से देश था, लेकिन आयरलैंड को 1801 में इंग्लैंड में जोड़ लिया गया, और तब इसका नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि 2 किंगडम्स थे, एक आयरलैंड का किंगडम था और एक जो है ग्रेट ब्रिटेन का किंगडम था जो लंदन में था। तो दोनों किंगडम, दोनों राजधानियां जब जुड़ी आपस में, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी और आयरलैंड की राजधानी जब जुड़ी आपस में, तो उसका नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पड़ा। ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 1801 की बात है ये, और 1801 से लेकर आगे जब आप चलते हैं तो देखा गया कि जो ये इंग्लैंड में इसका जो एडिशन हुआ, उसके विरुद्ध वहाँ पे बड़ा आक्रोश था, बड़ा क्रोध था, और लोग चाहते थे कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे और इंग्लैंड में वो शरीक ना हो। लेकिन वहाँ पे भी जो नॉर्दर्न आयरलैंड का एक छोटा सा पार्ट, आपने देखा कि आयरलैंड के ऊपर एक छोटा सा नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पार्ट है, वहाँ के लोग ये चाहते थे कि नहीं, हम इंग्लैंड में बने रहें। और इस प्रकार से आयरलैंड में एक प्रकार से युद्ध सा हुआ, गृह युद्ध सा हुआ है, जिसमें कि नॉर्दर्न आयरलैंड ने स्वीकार किया कि हम तो इंग्लैंड के साथ बने रहेंगे। लेकिन 1922 में आयरलैंड
इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1922 में हो गई और तब से केवल उत्तरी आयरलैंड का जो पार्ट था वही केवल यूनाइटेड किंगडम के रूप में जुड़ा रहा। शेष जो आयरलैंड का पार्ट था वो फ्री आयरिश स्टेट के रूप में 1922 से अलग हो गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1922 से यूके का जो नाम है वो अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड न होके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड पड़ गया। और तब से 1922 से लेकर आज तक यही यूके का टर्म चल रहा है। इसी यूके के संविधान को आप पढ़ते हैं जिसमें कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ये 4 क्षेत्र प्रमुख रूप से आते हैं। हालांकि इन चारों क्षेत्रों में भी कुछ ना कुछ टेंशन बना रहता है और इसी टेंशन को दूर करने के लिए 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ग्रेट यूनाइटेड किंगडम में एक प्रयास ये किया गया कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं, स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तीनों से कहा गया कि ये आप लोग अपने अपने लेजिस्लेचर, अपनी अपनी व्यवस्थापिकाओं की स्थापना करें। और इस प्रकार से जो यूनाइटेड किंगडम की लेजिस्लेचर है वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ही है इंग्लैंड में, तो वहाँ तो कोई दूसरी हो नहीं सकती है। लेकिन वेल्स की पार्लियामेंट बनाई गई कार्डिफ में, स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट बनाई गई एडिनबर्ग में और नॉर्दर्न आयरलैंड की पार्लियामेंट बनाई गई बेलफास्ट में। और इस प्रकार से ये तीनों पार्लियामेंट्स इन तीनों क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुज़रेनिटी में, ब्रिटिश पार्लियामेंट की संप्रभुता में ही काम करती हैं। और इस प्रकार से जब हम यूनाइटेड किंगडम शब्द का प्रयोग करते हैं, आज यूनाइटेड किंगडम संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड इन चारों क्षेत्रों का समावेश होता है। और हमें ये फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके बावजूद हमको ये जो एंटिटीज़ हैं चारों, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इनके जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं ये इनको भी एकदम से उपेक्षित नहीं करना चाहिए। और उनमें भी कुछ सांस्कृतिक भेद हैं, कुछ भाषाई भी भिन्नताएं हैं और भी तरह तरह की भिन्नताएं हैं। लेकिन बेसिकली आज हम ब्रिटिश संविधान, ग्रेट ब्रिटिश का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान, ये चारों संविधानों का जब हम उल्लेख करते हैं तो वास्तव में हमारा उद्देश्य केवल एक ही संविधान से होता है। इसलिए ये एक संप्रभु राज्य की 4 क्षेत्र हैं जिनका ऑफिशियली केवल एक ही संविधान है, एक ही कानून है, एक ही नागरिकता है। और इसलिए हम इनको एक देश के रूप में, एक सॉवरेन कंट्री के रूप में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।